नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। उत्तराखंड में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। जनवरी से इसी कड़ी में देहरादून के विकासनगर में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने झबरेड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकारें पहले भी रही हैं, आती और जाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने पहले भी मौका दिया है, लेकिन इस बार जो परिस्थिति है वो एकदम अलग प्रकार की है। आज नेतृत्व युवा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तराखंड को केंद्र की नजर की ज्यादा आवश्यकता है और इसलिए पिछले वर्षों में आपने देखा होगा इस उत्तराखंड में चाहे वो सड़क से संबंधित विषय हो, चाहे पेयजल योजना से संबंधित विषय हो, चाहे पावर प्लांट से संबंधित विषय हो, चाहे चारों धामों के विकास के लिए सड़क का मामला हो, चाहे विद्युत प्रदाय का विषय हो और चाहे गांव गरीब किसान की आमदनी में बढ़ोतरी का मामला हो, ये डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड का उत्तरोत्तर विकास करती रही है। आप सब इस बात के साक्षी है। अभी मुन्ना सिंह चौहान जी अपनी बात कह रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक विकास के कामों को आपके सामने रखा और आने वाले कल में भी वो विकास के काम जो किए जाने वाले हैं उनकी घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं तो आपको इतना इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आपने मौका देके देखा है और कांग्रेस को भी आपने मौका देके देखा है। कांग्रेस को भी परख चुके हो आप, भाजपा को भी परख चुके हो। अगर कांग्रेस की सरकार रही है तो उत्तराखंड के लोगों ने विकास नहीं देखा और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो उत्तराखंड के लोगों ने विकास अपनी आंखों से देखा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड की एक विकास यात्रा भी आगे बढ़ रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहले देहरादून आए थे और उसके बाद हल्द्वानी आए थे और इन हल्द्वानी और देहरादून की यात्रा में उन्होंने जहां यहां 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, वहीं हल्द्वानी में 17,500 की करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट उनके जो उनका एजेंडा था उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया
क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहां से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से उसको संस्तुति प्राप्त होनी है। मैंने जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हालांकि मंच पर नहीं है, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का, आरके सिंह जी का, कि मैं जब उनसे मिला उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी कठिनाई होगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन करते 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 कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं भी आती रहती हैं, अच्छा काम होता है और इसमें बीच बीच में रुकावट भी पैदा होती है। इस बार जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि सभी योजनाओं का जो डेमो हो रहा था उसमें वो पूछ रहे थे कि ये योजना हो गई, ये योजना हो गई, दिल्ली से देहरादून वाली सड़क का हो गया, हमारे चारों धामों की सड़क का हो गया, बहुत सारी जो नए सड़क हमारा कोंटा से विकास नगर की शुरू हुई है, उन सभी के बारे में चर्चा होते होते जब अंत में वो पहुंचे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक योजना जो हमारी 5700 करोड़ की योजना है जिसमें 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी और साथ ही साथ 6 राज्यों को पानी मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है आप सब लोगों के बीच में, जो आपके पड़ोस नहीं बनने जा रही। तो मैंने कहा था वो योजना लखवाड़ हमारी रह गई है। तो प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने इतनी बात करी उनसे और रात को मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि आज आपने पहले कोई योजना बताई थी उस योजना का आज लोकार्पण शिलान्यास नहीं हो पाया। मैंने कहा हाँ, एक योजना के बारे में मैंने कहा था। तो बोले कि कौन सी योजना है? मैंने कहा लखवाड़ योजना है। तो मैं सच बताऊं कि 4 या 5 दिन के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने उसको संस्तुत कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी के कार्यक्रम में उसका शिलान्यास कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रदेश के अंदर चल रही हैं, चाहे हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे आप देखिए अभी केदारनाथ जी का किस प्रकार से कायाकल्प हुआ है। 2013 की आपदा में पूरी तरह से हमारा केदारपुरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उस केदारपुरी को पुनर्निर्माण की ओर लाने का काम पिछले सैकड़ों वर्षों में जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, उस काम को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो है विस्तार रूप मिल रहा है। 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ जी के लिए हमारा 250 करोड़ रुपया पहले चरण का स्वीकृत हो गया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ जी का भी जो है ठीक उसी प्रकार से मास्टर प्लान बन गया है जैसे हमारी केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। और सीधे आपको हरिद्वार के झबरेड़ा लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आप चाहे आदिगुरु शंकराचार्य जी की तरह पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की बात हो या देश की एकता की बात हो, देश को एकीकरण करने की बात हो, चाहे कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की बात हो या अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो, अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे आज दलितों, शोषितों एवं वंचितों या गरीबों की लड़ाई हो या उनको हक दिलाने का काम हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं, उन तक भी अगर शासन एवं सुविधाएं पहुंचाने का काम, उनको योजनाएं देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई नेतृत्व में आदि काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र की सरकार चला रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले समय में
हमारे सब किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा देश के अंदर 21,000 करोड़ रुपया किसानों के सीधे सीधे खातों में किसान सम्मान निधि के माध्यम से, उनके डीबीटी के माध्यम से उनको दिया गया है। चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने के लिए नए नए अनुसंधान हो, हर क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तमाम योजनाएं आज केंद्र की चल रही है। मैं जब आते आते सुन रहा था, यहां से मंच से भाषण चल रहा था। आज एक योजना पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान भारत योजना, ये ऐसी योजना है, इस योजना के माध्यम से आज केवल उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 सालों में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिल चुका है। और ये योजना हर किसी को इस बात की सुरक्षा की गारंटी देती है कि अगर आप बीमार होंगे तो आपको 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज भारत की सरकार अवश्य रूप से देगी। यानी कि सुरक्षा का एक कवर देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, देश की आजादी के इतने सालों के बाद, देश की आजादी के जिन्होंने लगातार 60 वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया है, आप सब जानते हैं एक पार्टी का शासन रहा है। देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और वो भी एक परिवार का शासन रहा है। इस परिवार के लोगों ने कभी स्वास्थ्य की, कभी शिक्षा की, कभी गरीबी को हटाने की कभी कोई योजना लेकर नहीं आए। अगर उन्होंने देश के अंदर कोई काम किया तो केवल और केवल इस बात पर काम किया कि कैसे उनके निजी हित सधेंगे, कैसे उनके अपने व्यक्तिगत फायदे होंगे, कैसे सत्ता उनके सुख का कारण बनेगी। लेकिन आज जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक कर्म योगी का शासन आया है, एक कर्म योगी के हाथ में सत्ता आई है, तो ये सत्ता लोगों की सेवा करने का साधन बन चुकी है। तो हरिद्वार में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और डबल इंजन की सरकार के फायदे लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और बीजेपी प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं बीजेपी के दूसरे चरण की विजय संकल्प यात्रा 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंची, जिसका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के संयोजक गणेश जोशी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजगर माला से अतिथियों का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि साल 2022 बीजेपी का है और अब की बार बीजेपी 60 पार के नारे को सफल बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेता ही मौजूद नहीं है। युवा नेतृत्व 60+ का नारा जो हमने दिया है वो साकार होने जा रहा है। जिस प्रकार से जनमानस हमारी विजय संकल्प यात्राओं में जगह जगह निकल कर आ रहा है भारी संख्या में, तो जनता चाहती है एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 5 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने क्रियाकलापों से, आचार से, विचार से जो जनता के बीच एक विश्वास पैदा किया, जो छाप छोड़ी है, जनता चाहती है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और नरेंद्र मोदी जी की रैलियों ने उसमें ऊर्जा भरी है। आपने देखा होगा जब चाहे देहरादून की रैली हो, चाहे हल्द्वानी की रैली हो, उस प्रकार जनसैलाब वहां था, तो आज पूरा प्रदेश भाजपा में हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। अजय भट्ट ने एक जनसभा को संबोधित किया और मंच के माध्यम से उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अजय भट्ट ने कहा कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के लिए यही संदेश है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसका सही मूल्यांकन हो और जो हमारे बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं उसकी सही तस्वीर जनता के सामने हम रख सकें। भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसका सही मूल्यांकन हो और जो हमारे बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं हम सही तस्वीर जनता के सामने में रखते जा रहे हैं। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, इससे साफ हो गया है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में
पुनः हम काम करने के लिए सत्ता सौंपने जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने मुलाकात की और उनके साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और आईपीएस अधिकारियों ने मुलाकात की, जहां सभी अधिकारियों ने सीएम धामी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री के दीर्घ जीवन की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को नववर्ष की बधाई दी और कामना की कि नववर्ष में सभी की नई ऊर्जा के साथ प्रदेश विकास की राह में अग्रसर हो। हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई और इस सम्मेलन में विधानसभा चुनावों पर हुए मंथन में गणेश गोदियाल और हरीश रावत मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की टीम गांव-गांव का दौरा करेगी और बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जाएगा। तो रणनीति पर मंथन किया गया है। कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी की कमियों को उजागर करेगी, इस पर मंथन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की मौजूदगी में मंथन हुआ और गांव-गांव तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेज करके लोगों को ये बताने की रणनीति फाइनल की गई है, जिसके तहत सरकार की जो नाकामियां है उसे गिनाया जाएगा। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत और गौरव वल्लभ ने आरोप लगाते हुए कहा कि नववर्ष के मौके पर हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें महंगाई बेरोजगारी देने का काम कर रही है। मोदी सरकार लगातार हर जरूरत की चीज का दाम बढ़ा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों की कमर टूट रही है। आप सभी को पर क्या हमने महंगाई को बढ़ने दिया? हमने क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को बढ़ने दिया? क्या हमने जीएसटी लगाई? ये तो पहली सरकार है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। जी, कृषि के जो पेस्टिसाइड्स है, कृषि संयंत्र है, ट्रैक्टर है, उसको जीएसटी के दायरे में लाने का काम मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। आज तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर टैक्स नहीं लगाया। ये मोदी सरकार है जिसने कृषि पर टैक्स लगाया। तो हमारी और उनकी प्रायोरिटीज अलग है साहब। 10,80,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों के जो लोन था उसको राइट ऑफ किया। हमारी प्रायोरिटी किसानों के लोन को राइट ऑफ करने की है, आम लोगों की लोन्स को राइट ऑफ करने की है। और जैसा हमने कहा, निश्चित रूप से हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे इश्यूज का प्रपोजल का एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, नॉट ओनली देश के विदेशी एक्सपर्ट से भी सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं यहाँ कुछ भी बोल दिया और फिर दूसरा राज्य पकड़ो। कई लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, उनकी वैसी आदतें नहीं है। पूरा एनालिसिस करके और चुनाव पूर्ण हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी बातों में हम उसका विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल देहरादून के परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। न्यूज इंडिया ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव चुनाव समिति के अध्यक्ष दीपक बाली से बातचीत की। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं और नव परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीछे देख सकते हैं, ये भव्य मंच अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार हो रहा है देहरादून के परेड ग्राउंड में। कितनी सफल होगी ये अरविंद केजरीवाल की रैली, इन्हीं तमाम विषयों पर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दीपक बाली जी से। दीपक जी, क्या कुछ आप लोगों का टारगेट है, कितनी जनता सुनने आएगी? देखिए, टारगेट आम आदमी पार्टी ने जब से उत्तराखंड में कदम रखा है, हमारे जो भी टारगेट होते हैं वो उससे ज़्यादा अचीव हो जाते हैं, इसलिए अभी टारगेट रखना बंद किया है। अभी तो ये ग्राउंड है और उम्मीद है कि ग्राउंड छोटा पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अरविंद जी, हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, जहाँ जहाँ उन्होंने रोड शो किया,
और काशीपुर की जनसभा जो संबोधित की, तो उत्तराखंड की जनता अपने आप पहुंच रही है जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है, उम्मीदों से ज़्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी। हमने देखा था कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परेड ग्राउंड से जनता को संबोधित किया था उन्होंने। 16 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने, और कल 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच में घमासान रहा, एक दूसरे की रैली को फ्लॉप बताते रहे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, देखिए, किसी की रैली को फ्लॉप बताना नहीं बताना वो आम आदमी पार्टी का स्टैंड नहीं है। हम जो कल करेंगे वो सामने दिखेगा। आप भी यहाँ मौजूद होंगे तो जो कुछ होगा वो जनता के सामने भी आएगा, प्रदेश भी देखेगा उसको। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जब से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में आना शुरू किया है, तब से आप देखिए कोई भी कार्यक्रम उनका उत्तराखंड के अंदर फ्लॉप नहीं हुआ है। उम्मीदों से ज़्यादा संख्या हमेशा हर कार्यक्रम में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के हर कार्यक्रम में दिखाई दी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की कल नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत होगी। क्या है ये नव परिवर्तन अभियान? नव परिवर्तन अभियान में हमारे यहाँ पर कम से कम 3 लाख पूरे उत्तराखंड के अंदर नव परिवर्तन प्रमुख बनाए जाएंगे। और सिंपल है कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, गारंटियां हैं, उनको लेकर एक एक घर तक जनता के, पहाड़ पर भी, प्लेन पर, मैदान में जनता तक पहुंचाना, यही हमारे नव परिवर्तन प्रमुख जिनके साथ हम 2022 का चुनाव लड़ने के लिए उद्घोष करेंगे। चलिए देखते हैं कि कल रैली कितनी सफल होती है दीपावली की। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने बात की आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दीपक बाली जी से, और स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की कल जो विशाल रैली होने वाली है, नव परिवर्तन रैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और लाखों की संख्या में जनता अरविंद केजरीवाल को सुनने आएगी। और इन्हीं तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस समय रैली स्थल पर मौजूद हैं। देखना होगा कि कल अरविंद केजरीवाल की रैली कितनी और किस हद तक सफल रहती है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह।